नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे बजट की। जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने लगभग 55 मिनट का भाषण दिया और ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं और नई सरकार बनने के बाद पूर्व बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है और वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा, ऐसा उनका कहना है। और नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। और इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया और घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है। लेकिन जो 4 मुख्य सेक्टर्स पर कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फोकस है, अब उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 4 मुख्य सेक्टर्स पे फोकस है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेहमान मौजूद है। वेद प्रकाश शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश से। आशीष सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ उत्तराखंड से। और डॉक्टर आलोक सोती समाजसेवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, डॉक्टर आलोक सोती जी। आपसे जानना चाहती हूँ, आज जो भी मुख्य 4 सेक्टर्स पर फोकस किया गया है, आपको क्या लगता है कैसा रहा आज का जो निर्मला सीतारमण ने जो भी पेश किया? और जो 4 सेक्टर्स पर फोकस किया गया, महिलाओं पर, किसान पर, युवाओं पर, उन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए स्नेहा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बजट का वो क्रेज नहीं रहा जब से जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी काउंसिल बन गई है। इसमें हर महीने जो है बैठक होती है और क्या चीज पे कितनी जीएसटी कम होगी उसका विवरण होता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अगले दिन जो पेपर में खबर छपती थी कि क्या महंगा हुआ, सिगरेट सिगरेट शराब बीड़ी महंगी हुई, एसी महंगा हुआ, फ्रिज महंगा हुआ, और जो है साइकिल सस्ती हुई, आदि जो है वॉशिंग मशीन सस्ती हुई, लिपस्टिक सस्ती हुई। तो ये वाला क्रेज अब खत्म हो चुका है। तो हम कहते हैं कि ये जो बजट है उसको बजट ना कहा जाए, बल्कि एक उसको विजन डॉक्यूमेंट कहा जाए कि कहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने को ले जाना चाहती, कहाँ पे प्लेस करने की बात करती है। तो जाहिर सी बात है, इस बजट में जो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन हम लोग के पास है, एयरपोर्ट्स है, आपके पास रोड है, रेलवे है, और जो पावर सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पावर सेक्टर्स में जो आप देख रही हैं कि जो सोलर एनर्जी पे जो इम्फेसिस डाला जा रहा है, इसी तरह आपने देखा था कि पेट्रोल में या फॉसिल्स में तो आपको एथेनॉल जो गन्ने से निकलता है, एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग हो रही थी, जो 5% से लेकर 20% तक ले गए हैं, जिससे कि फ्यूल के प्राइस में कमी आ रही है। और साथ में आप देख रहे हैं कि गन्ने किसानों का जो स्थिति है वो काफी कुछ बदलने की बात है। और साथ में आपने देखा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर दिया जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने देखा कि जिस तरीके का सोशलिस्टिक ये जो एटीट्यूड्स बनाया जा रहा है कि अगले 5 साल में 2 करोड़ और मकान बनाएंगे, गरीबों के लिए उनको देंगे। और साथ में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए बड़ी सी स्कीम निकाली कि 3 करोड़ महिलाओं को जो है हमको लखपति बनाना है। ये सब चीजें हैं। और सबसे ज्यादा आप स्वास्थ्य में देखेंगी, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये हमारी बहनों को, बेटियों को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। इसका कोई टीका शायद आ गया है और उस टीके को जो है लगाने की बात कही जा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो विजन के रूप में आगे बढ़ाई जा रही है। विशेषकर रेलवे में 3 नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से फ्रेट कॉरिडोर है कि आप जो है सामान के लिए, मालगाड़ियों के लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है, उसी तरह आप देखिए जो वंदे भारत है उसके 40,000 डिब्बों की बनाने की बात कही जा रही है। यानी कि आप देखेंगे अगले 4-5 साल के अंदर जो विजन चल रहा है वर्तमान सत्ताधारी पार्टी का, ये जो है रेलवे सेक्टर्स में बहुत ही इम्प्रूव किया जाएगा। आपको ध्यान होगा 98 में जो है शताब्दी एक्सप्रेस चली थी, और अब जो अगर देखा जाए कोरोना के बाद जो 2022-23 में जो आपने वंदे भारत देखा, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफर बहुत लेट होता है। हम लोग यही कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में 6 महीने में चेंजेस आते हैं, हार्डवेयर में साल भर में आते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसमें आपको भारत को देखने को मिल रहा है, बड़े ही अद्वितीय हो रही है। आपने देखा कि फिजिकल डिफिसिट्स को कंट्रोल करने की बात कही है, इसी वजह से आपने देखा कि इनकम टैक्स में
कोई स्लैब में चेंज नहीं किया इन्होंने, और ना ही इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जो पिछले बार भी 7 लाख थी, वो वही पूर्वावर्त बनी हुई है। बिल्कुल। तो इस तरह आप देख ठीक है। सकते हैं कि कोई मनोभावन या लुभावन या ताली पीटने वाला बजट नहीं है, जिससे कि हम कहें कि वो कमिंग इलेक्शंस में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको फायदा होने वाला है। एक जी। बड़ा लॉन्ग विजन लेके चले हैं, बड़ा हिम्मत वाला है। अब देखने वाली बात है कि आम जनता जो है इस बजट को कितना समझती है और कितना एक्सेप्ट करती है, जी। ये बात समझने वाली है। और साथ में आप देखिए डिफेंस पे, सिक्योर पे कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ये जी। जो सेक्टर है वो बहुत है। और साथ में ठीक आप है। टूरिज्म पे भी आप देख रही हैं कि जिस हाँ, तरीके से टूरिज्म पे भी टूरिज्म फोकस। की इकोनॉमी को बढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत ही मतलब लाभकारी, बहुत ही संतुष्ट करने वाला है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसमें असंतुष्ट भी होंगे। ठीक है। आशीष सैनी जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, आज जो बजट पेश किया गया उसमें 4 मुख्य लोगों पर फोकस किया गया है, सेक्टर कह सकती हूँ मैं। एक गरीबों की बात की गई, ऐसा कहना है निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देश के विकास का ये बजट है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और महिलाओं पे फोकस किया गया, युवाओं के लिए युवाओं पे भी फोकस किया गया, साथ ही साथ अन्नदाता यानी कि किसानों पर फोकस किया गया। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, तीनों फोकस मैंने आपके बताए, एक युवाओं का, एक महिलाओं का, और तीसरा आपने कहा कि गरीबों का। जी। ये बड़ा डिप्लोमेटिक फोकस है। युवाओं में अगर एक उदाहरण दूंगा तो इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां जो सेना में भर्ती किसानों की का थी, भी आशीष अग्नि सैनी जी। उसको नहीं, वो अग्निवीर के लिए बदल दिया। किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की, और महिलाओं के लिए जो जितना दुराचरण का प्रदर्शन कर सकती है वो किया है, और बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इस पूरे बजट का एक मूल प्रावधान है कैसे उद्योगपतियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए और कैसे बैंकों को अधिक से अधिक लूटा जाए। इन्होंने रिजर्व बैंक से भी एडवांस पैसा लेकर लूट चुके हैं। अब के बार के बजट में बैंकों की ऐसी व्यवस्था बनाई है ताकि बैंकों से अधिक पैसा निकालकर उद्योगपतियों की जेब में डाल सके। ये इस पूरे बजट का सार है। इसमें युवाओं, महिलाओं, उद्योगपतियों, गरीबों, किसानों और मध्यम उद्योगपति, एसएमएसई सेक्टर के लिए बिल्कुल जीरो प्रावधान है। आज आप विश्वास करेंगे, जब मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने इस बजट में आलोचना के करने लायक भी कोई काम नहीं छोड़ा है कि कोई काम बताया हो कि बजट में नया प्रावधान लाए तो उसकी आलोचना ही कर ले। इस बजट में कहने लायक भी कुछ नहीं है, बात करना भी बजट पे बिल्कुल बकवास बजट है। और निर्मला सीतारमण ने जिस बेशर्मी से इसको कराए, अब उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश को कि ना तो हम आपके लिए कोई योजना बनाएंगे, ना ही देश के बजट में से आपके लिए कुछ करेंगे, और आपसे जबरदस्ती वोट लेंगे। आप अपनी मर्जी से देंगे, ध्रुवीकरण के आधार पर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम ईवीएम से, नहीं तो बैलेट लूट कर आपसे वोट ले लेंगे। दोनों तरह के उदाहरण इस सरकार दे चुकी है। ये सरकार अब जनता के हित की सरकार नहीं रही है। ठीक है। वेद प्रकाश शास्त्री जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, 4 सेक्टर्स पर मुख्य फोकस है, लेकिन विपक्ष हर स्टेट की अगर मैं बात करूं, हर राज्य की बात करूं, तो हर राज्य का विपक्ष जो है, मध्य प्रदेश की बात करूं तो कमलनाथ ने कहा है कि झुनझुना पकड़ा दिया गया है, ये कोई बजट नहीं है। ऐसी तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। के नेता जेल जा रहे हों और ईडी की जांच के दायरे में हैं, और की बात है वो करेंगे नहीं, तो उधर की बात करेंगे। आप केवल बजट पे फोकस रखिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था, आप बजट पर बोलिए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जब बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। ठीक है। अगर आपको डिबेट करने की अकल नहीं है, वैसे बैठे हैं, आपको अगर डिबेट करने की अकल नहीं है तो पहले डिबेट करने की अकल सीखिए। पहले आप डिबेट करने की अकल सीखिए कि जब कोई आदमी बोलना शुरू करे तो उसकी बात सुन लीजिए, और उसके बाद उसके प्रश्नों पर जो आपको कटाक्ष करना हो आप करिएगा। आपको बात करने की ही अकल नहीं है, आपको बात करने की तमीज ही नहीं है। आप सीतारमण जी को कह रहे हैं कि बेशर्मी का बजट है, और मैंने कह दिया कि भ्रष्टाचार में विपक्ष के नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो आपको चूना लग गया, और आपको ये तमीज नहीं है कि जब कोई आदमी अपनी बात कहना शुरू करता है तो बीच में नहीं बोला जाता। पहली चीज तो आपको इस बात की अकल नहीं है कि जब कोई आदमी बात करना शुरू करता है तो पहली चीज उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए।
और अगर आपको इतनी है, अगर बेहाई है तो फिर ठीक है, आप इसी तरीके से बहस कर लीजिए। आप तो हमारी बात सुनने को ही नहीं तैयार। ठीक है वेद प्रकाश जी बोलिए। समस्या तो ये है कि विपक्ष को इतनी अकल नहीं है कि वो सरकार से बस ठीक मुद्दे पर बहस कर ले। ठीक है वेद प्रकाश जी, बजट को लेकर जवाब दीजिएगा। करना ही नहीं आता, आप अपनी बात कह चुके और जब मैंने बात शुरू की तो आपको तुरंत बोलने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, आपको डिबेट करने का ये तरीका कहाँ का सीख लिया आपने? क्यों आप हमको इंस्ट्रक्शन देंगे, आप हमें निर्देश देंगे, उसके लिए तो स्नेहा जी बैठी है। ठीक है, हमें बताएंगे कि किस पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है। ठीक है, आप एंकर नहीं है, आप केवल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने अपनी बात कह दी, अब आप बात सुने। मैं अनुरोध करूंगी आप सैनी जी, आप बात सुनिए पहले, जो मैं कह रहा हूँ मैं उसको। आपसे ही कहता हूँ आप लोग जेल जा रहे हो लगातार, समय गंवाने का ये क्राइटेरिया पूरा चल रहा है। मैं बिल्कुल भी अपना समय नहीं गंवाना चाहती हूँ, मैं मुद्दे की बात करना चाहती हूँ। बजट की बात हो रही है, आशीष सैनी जी आपसे अनुरोध करूंगी, आप बेरोजगारी पर फोकस किया है। बलात्कारियों की पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं, हमें क्या बोलना है, ये बजट पर बात करेंगे। एंकर ने डिसाइड किया है बजट पे बात होगी, तो बजट पे बात होगी। ठीक है आशीष जी, आपके किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता बाध्य नहीं है, और आप किसी भी कीमत पर मेरे बीच में बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है आशीष जी, बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। जब मैं अपनी बात मेंटेन करके रखिए, ये मैं बजट पे बात कर रही हूँ, आप लोग आपसी लड़ाई लड़ेंगे, मेरा पूरा समय चला जाएगा। जी वेद प्रकाश जी, बजट को लेकर जवाब दीजिएगा। जी बोलिए। ऐसा है कि ये जो बजट है ये देश के विकास का बजट है, और 4 जो फोकस किए गए हैं 4 लोगों को लेकर के, गरीब, किसान और महिलाएं और युवाओं को लेकर के। आप देखिए कि पहली चीज तो ये समझ लिया जाए कि ये बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस सरकार को पूरा बजट पेश करने का अधिकार नहीं, जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है, जो हमारे यहाँ की नियमावली है, जो संविधान कहता है। बिल्कुल 3 महीने के लिए ये बजट पेश, अंतरिम बजट पेश किया गया है। भविष्य में जो सरकार चुन करके आएगी उस समय वो पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। वर्तमान समय में जो बजट पेश किया गया है वो देश हित में है, युवाओं के हित में है, महिलाओं के हित में है, और टैक्स पेयर्स के हित में है, और जो योजनाएं इसके बारे में है वो देश हित में है। सिर्फ मुझको इसके बारे में इतना कहना है, बाकी जो बात ये कह रहे हैं उसको मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं, और मैं इनकी घोर निंदा करता हूं कि इन्होंने भारत के वित्त मंत्री के लिए बेशर्मी जैसे शब्द का प्रयोग किया है। वो बहुत ही असंसदीय है, असभ्यतापूर्ण है, बेअकली है। बिल्कुल जी बोलिए आशीष जी। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने, उनकी बेटी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नौकरी करती है, उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ग्रहण किए हुए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये महिला विपक्ष का बजट बना रहे हैं। निर्मला सीतारमण को शर्म करनी चाहिए कि उनके एक राज्य के विधायक के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, शब्द उपयोग किया गया है। आशीष जी आपको नहीं यूज करना था। मंत्री को लेकर के मैं यहाँ पर बजट की बात कर रही हूँ, और मेरे को पॉलिटिकल कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी में कौन है वो नेता की बेटी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अभी मैं बजट की बात कर रही हूँ। बात करिएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो इनको कहाँ से आप तमीज से बात करिएगा, तमीज से देखने के लिए आप बदतमीजी से बात करेंगे। अगर अरे आप क्या बात करते हो, आपके यहाँ चोर उचक्कों की पार्टी है। मैं यहाँ पर बजट की बात कर रही हूँ, आशीष सैनी बजट की बात कर रहे थे, आपने कहा बजट की बात कर रही है। चोर उचक्के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी भी जमानत पर है। के पास में आना चाहूंगी। आप जैसे आदमी की शक्ल देखकर वो वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है आशीष सैनी जी, ऐसे पर्सनल किसी को यहाँ पर टिप्पणी नहीं करनी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, चिंता मत करिए, नहीं पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी यहाँ पर। मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाली हूँ, पर्सनल टिप्पणी को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगी। आलोक सोधी जी, बलात्कारियों जी बोलिए। आप लोग हमें नहीं बताएं। आलोक सोधी जी बोलिए। स्नेहा जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, इस पे हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई जो इकोनॉमिक्स का जानकार हो उसी को लाया कीजिए। इस तरीके के प्रवक्ताओं को लाने का कोई मतलब नहीं है, जो कि अपने पर्सनल इशू को जो लेके आपके सम्मानित प्रतिष्ठित चैनल पे जो है इस प्रकार की बहस में पड़े। जी इसमें सबसे बड़ी बात ये है लोगों को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है वेद प्रकाश जी, जो टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है
ठीक है, वेद उन प्रकाश जी टॉपिक पे आऊंगी मैं। चर्चा करें, आलोक हम बहस सतीश जी करने को के लिए बोलने तैयार देते हैं। अभी। जी आलोक जी बोलिए। कल से आपको नहीं बुलाया जाएगा। आशीष सैनी जी, स्नेहा जी, हम प्लीज मैं आप आपसे क्षमा अनुरोध चाहेंगे, करूंगी हम डेकोरम आपको रखने के लिए, इतने प्लीज। इतने विद्वान लोगों की संगोष्ठी में आमंत्रित करा, इसके लिए मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूं। हमको तो माफी दीजिए, मुझको चलने दीजिए, हमें बहुत से काम सनी करने जी, हैं। आपके निर्देश पर हमको नहीं बुलाया जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सनल निर्देश पे लड़ाई हमको नहीं बहुत बुलाया हो रही जाता है। है। आलोक सतीश जी, आप प्लीज बजट को लेकर जी कुछ बताइए, बजट को जी जी लेकर। जी, हाँ हाँ, देखिए बजट में किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 1 लाख या 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, फिर सड़क बनेगी, तो इससे क्या होगा? सड़क आजकल किससे बन रही है? सीमेंट से बन रही है और स्टील से बन रही है। तो इसका मतलब आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री और स्टील की इंडस्ट्री दोनों खड़ी हो जाएगी। और जो आपके पास जो मैन पावर्स है, तो ये इस तरीके के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और आप जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का कोई बड़ा बजट आता है, उसमें क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप खड़ी हो जाती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तब तक देश की इकोनॉमी का चक्का नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जो भी स्थिति आई है, हम तो हर साल और हमेशा से 15 साल से बजट डिस्कस करते चले आ रहे हैं। मैं आईआई का मेंबर भी था और तमाम संस्थाओं से, इकोनॉमिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। तो ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि आज हम लोग के पास ये स्थिति आ गई कि आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि एयर कनेक्टिविटी के लिए भी आप काम कर रहे हैं। आपके पास रोड्स हैं। सबसे बड़ी बात है, जो रेलवे एक समय में बिल्कुल अलग माना जाता था, आज उसको क्लब भी कर दिया गया है, लेकिन उसकी भी बजट राशि देखिए कई लाख करोड़ के ऊपर जा रही है। तो जहां जहां आपने अगर ट्रेन का जाल फैला दिया, तो मान लीजिए कि उसके ऊपर जो है आपकी इकोनॉमिक दौड़ने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पावर सेक्टर्स में सोलर एनर्जी का आना। मैं आपको बताऊं, मैं 98 में पीएचडी हूं सोलर एनर्जी में, तो उस समय कुछ भी नहीं होता था। आज जिस तरीके से कहा है कि भाई उस समय भी सूरज उतने ही बजे निकलता था, उतने ही बजे अस्त होता था, और उस समय भी टेक्नोलॉजी आ गई थी, क्योंकि हमने रिसर्च किया, काम किया, हम बेहतर जानते हैं। तो ऐसे में 1 करोड़ लोगों का जो टारगेट हर छत के ऊपर आपको कर देंगे, सब्सिडी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बढ़ा रहे हैं कि साहब आप उसका वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड कम कर दीजिए। डायरेक्ट कन्वर्टर है। हम लोग उस समय एनर्जी को बैटरी में स्टोर करके तब देते थे, कन्वर्टर हो गया। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, उसको उठा के आप बिजली को पैदा करके आप सरकार को बेच सकते हैं, अपने बिल को रिड्यूस करके। कि आप देखिए आपके पड़ोस के पाकिस्तान में 50 से 70 रुपए पर यूनिट चल रही है। तो ये यूरोप की आप देख लीजिए बिजली है, और आप इंडिया की देख लीजिए कितनी इनकम पे कंट्रोल है। तो ये सब पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपनी पावर कंजम्पशन, अपना पेट्रोल में जिस तरीके से ब्लेंडिंग की गई है, आपके पास एथेनॉल की, जिसकी वजह से जो ग्रामीण इंडस्ट्री है वो आपकी चलने वाली है। तो कुल मिला के जितना पैसा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, चाहे एफडीआई हो, जो कि आपकी चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, जो भी वो भी दुगना हुआ है, उसको भी अगर आप लाके इंफ्रास्ट्रक्चर में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता। यही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इकोनॉमिक का चक्का चलाता है। चलिए ठीक है, क्योंकि महिलाओं को लेकर कहा गया है कि फोकस सेक्टर रहा है, तो मैं आऊंगी वेद प्रकाश जी आपके पास। अब इसमें करीब 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। कैसे इस 3 करोड़ का जो लक्ष्य बनाया गया है, उस पर कैसे खरे उतर पाएंगे, क्योंकि 3 करोड़ एक भारी संख्या कही जाएगी। तो बजट में प्रावधान है, उसके तहत एमएसएमई सेक्टर में भी हम बराबर की भागीदारी सरकार देने का फैसला कर चुकी है कि जो हमारी महिलाएं उस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, नहीं तो उनकी बात नहीं सुन पाऊंगी मैं। जी वेद प्रकाश जी, उसमें ऐसा है कि बराबर की भागीदारी के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है, उसके तहत इस आंकड़े को पाना बहुत कठिन काम नहीं होगा। दूसरी चीज है कि इस समय वर्तमान समय में जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें कोई बड़ी घोषणा की नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर बड़ी घोषणा की जाती है तो फिर वो परंपरा के विपरीत जाएगा।
और पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जी। तो एमएसएमई सेक्टर में और घरेलू उद्योग में जिस तरीके की व्यवस्थाएं लागू थी उस व्यवस्थाओं के तहत ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और पहला यह काम था कि भाई किसी तरीके से अगर महंगाई हमारे यहाँ नियंत्रण रहेगी और जो हमारा टैक्स फैक्टर है वो ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से हम उस आंकड़े को टच कर लेंगे, इसमें कोई संकट की स्थिति नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जैसे 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं ऐसे 3 करोड़ भी आसानी से बन जाएंगी, आपका ये कहना है? आसानी से बन जाएंगी, उनको बराबर की भागीदारी दी जा रही है और उनको हर तरीके से सहयोग किया जा रहा है। आर्थिक रूप से मदद के लिए सरकार भरोसा दिलाती है। जो उस क्राइटेरिया में हमारी महिलाएं आती हैं उनको बाकायदा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जमीन उपलब्ध कराई जा रही है और एमएसएमई सेक्टर में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आगे न बढ़े होते तो 1 करोड़ का आंकड़ा हम कैसे पाते? तो इसी तरीके से हम 3 करोड़ का आंकड़ा भी निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, बोलिए आशीष सैनी जी, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे। अपनी असहमति दर्ज करा रहा था। दूसरा ये है कि ऐसा कोई नहीं जिसे ठगा नहीं। इन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को जैसे लखपति बनाया है वैसे ही अब ये 3 करोड़ को ठगी को बना देंगे। केवल झूठ में, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, हवा में, सच्चाई ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और अच्छा, आपने क्या बोला? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं? हाँ, जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो ये ठगने का काम है। और वर्तमान में जो बजट है, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी बात को लिख के रखिए और 1 महीने बाद इस बात का आकलन कीजिएगा। ये बजट केवल बैंकों को लूटकर उद्योगपतियों की जेब में लोन डालने का काम करेगा। कोई लखपति दीदी नहीं बनने जा रही है, कोई जनोपयोगी कोई नई घोषणा नहीं की जा रही है। जो पुरानी घोषणाएं हैं उनका बजट लैप्स किया जा रहा है, जबकि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। राज्यों को उनकी जीएसटी दी नहीं जा रही है समय पे और रिजर्व बैंक से एडवांस लेके काम चल रहा है। तो इस तरह की मतलब भूखी नंगी जो सरकार है वो केवल उद्योगपतियों को देश बेचने में लगी हुई है। रेलवे की ट्रेनें घटा दी गई और कई तरह के काम जो जनता के जुड़े हुए जो काम थे, हर एक चीज तो घटाई जा रही है। आपने रेलवे स्टेशन से लेकर प्लेटफॉर्म तक सब कुछ तो बेच चुके हो। अब बचा क्या है आपके पास करने के लिए? लेकिन अब कर्ज लेकर घी पीने की जो आदत डाली है, देश पर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज इस सरकार ने बनाया है, जो उस समय 14 लाख करोड़ रुपए था। आज इतना बढ़ाकर जो कर्ज बढ़ाया गया है, ये कर्ज कहाँ से आएगा? ये कर्ज इनके उद्योगपतियों की जेब में है। और जिस दिन इस देश में वो सरकारों संविधान को मानती होगी, इनके घर से वो सारा पैसा लेकर आएगी, तब हम पूछेंगे कौन जेल में और कौन जेल से बाहर है। ठीक है, वेद प्रकाश जी, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पर है। जी, उसको कैसे देखिए, ऐसा है नेहा जी कि जब सरकार कोई भी सरकार हो, चाहे आज हमारी सरकार है, जब हमारे कांग्रेस के साथी सरकार में रहे तब भी देश पर कर्ज था। बिना कर्ज के कोई सरकार नहीं चल पाई है। और कर्ज हमने लिया है अगर, तो उस कर्ज को हमने आपने 2.5 लाख करोड़ कर दिया उसे। अब ये बड़ी बेसिक समस्या ये है सैनी जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप बात तो मेरी सुन लीजिए। बड़े विनम्रता से पहले आप बात मेरी सुन लो। भाई जब 55 करोड़ रुपए, आप 55 लाख करोड़ आपका कर्ज था तो देश की स्थिति क्या थी? मत जोड़िए। आप बताइए कि जब आपका 55 लाख करोड़ कर्ज था, आपको यदि आर्थिक मामलों की जानकारी नहीं है तो के ऊपर 255 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आप बता रहे हो, तो आप ये सोचो कि उस कर्ज को खर्च कहाँ किया गया है? क्या किसी के जेब में तो वो पैसा नहीं चला गया है? आप इस पर बात करिए। मुझे बताइए, क्या आपकी सरकार में उद्योगपति इस देश में काम नहीं करते थे? क्या उस समय हमारे यहाँ टाटा बिरला नहीं थे? क्या उस समय उद्योगपतियों के फैक्ट्रियों में ताले लगा दिए गए थे? जिस तरीके से उस समय काम चल रहा था सैनी जी, उसी तरीके से इस समय भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है। मेरा एक सवाल बोलिए आशीष जी, मेरा कहना है, आप केवल ये बताने का कष्ट कीजिए, पिछले 10 साल में किस कल्याणकारी योजना का बजट बढ़ाया गया है? क्या मनरेगा का बजट बढ़ा है? क्या शिक्षा का बढ़ा है? क्या हेल्थ सेक्टर में बढ़ा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा है? कोई एक सेक्टर बताइए जिसमें बजट बढ़ाया गया हो। आप एक चीज हमको आप बताइए, क्या रक्षा में बजट बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया?
नहीं बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ाया गया कि नहीं गया? ढांचागत मुद्दों में बजट बढ़ाया गया? 15 लाख बजट बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया? और अगर बजट नहीं बढ़ाया गया है तो आज ये विकास आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको हाईवे दिख रहे हैं, ये आपको 149 से अधिक एयरपोर्टों का निर्माण दिख रहा है, ये वंदे भारत ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं इंटरनेशनल। आखिर ये आपको दिख क्यों नहीं रहे हैं? बड़ी समस्या तो ये पैदा है कि आपको ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर बजट नहीं बढ़ाया गया तो क्या बिना बजट के ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है? बिना बजट के तो ये तैयार नहीं हुआ। सैनी जी, आप उसको तो मानिए, ठीक है, आप विपक्ष में है, आपको हमसे प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है और उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि जो बजट नहीं बढ़ाया गया तो आप बताओ कि ये फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कैसे हुआ? रमन जी को पता कराइए, वो अपनी वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी आलोक सती जी से। देखिए, इकोनॉमी जब 10 साल पहले 2014 में थी तो बहुत खराब स्थिति थी, 1 ट्रिलियन से नीचे की थी। आज आप 4 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर 3 गुना बढ़ चुका है। आपके पास एक नहीं अनेक जो है सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन चुके हैं। आपके पास जल मार्ग बन चुका है। आप बनारस से एक बार जाइए तो जाके गंगा सागर तक जाइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके के बहुत है। आप देखिए, कोरोना के समय देखिए, आपके पास जो वैक्सीन थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लगी है और एक वैक्सीन की एक डोज की जो कॉस्ट थी वो 1,000 रुपए से कम नहीं लग रही थी। आप स्पुतनिक वगैरह लेकर आइए, रशियन वाली देखिए 4-4 हजार रुपए में लोगों ने लगवाई है। तो ऐसा नहीं है। जो आपका स्वास्थ्य का था कोरोना के समय में जो मैक्सिमम बजट वहां गया था, अब यहाँ आ गया। हर अस्पताल के अंदर आप आज जाके देखिए, ऑक्सीजन के अपने प्लांट लगे हैं, डीआरडीओ ने अपने लगाए हुए हैं। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार होंगे, तब आप जाएंगे देखेंगे, वरना जो जिस चश्मे से आप जिस निगाह से देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई देगा। कभी आप हमारे साथ चलिएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है, ऐसा आलोक सती जी कह रहे हैं। लेकिन बजट की जब बात हो रही है तो यहाँ पर विरोध होता नजर आ रहा है। हालांकि ये अंतरिम बजट था और अभी जुलाई में बजट पेश होगा। अब मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है और अभी यहीं पे मैं चर्चा को विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट आज पेश किया और लगभग 55 मिनट वो बोली और 4 सेक्टर पर फोकस किया, लेकिन यहाँ पर असंतुष्टि देखने को मिल रही है। विपक्ष निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। अब आगे कुछ ऐसे सेक्टर फोकस किए गए हैं जिसमें थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिली है, जैसे कि 4 प्रमुख सेक्टर्स महिलाओं युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, ऐसे तमाम चीज़ों की भी घोषणाएं हुई हैं। अब आगे देखना होगा क्योंकि आंकड़े बहुत भारी भारी हैं। 1 से 3 करोड़ में लखपति बहनों को लाना है, तो ये कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे सरकार इसको पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।